और आज बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, गांधी जी ने कैसे इसे टैकल किया था और महात्मा गांधी ने क्या इसको टैकल करने में कुछ गलती की थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा था। तो पिछली क्लास में आधा बताए थे, आधा इस क्लास में बताएंगे। जो बेसिक चीजें थी कि नॉन कॉपरेशन शुरू होने का कारण में, आप जब कारण जानेंगे तो जो पहला कॉजेज है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में प्राइस इंक्रीज कर रहा था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी गोइंग टू बी राइज, तो वो बढ़ रहा था। तो ये पहला कारण जो आपको पहले बताए हैं, ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा आप लिखेंगे कि रॉलेट कानून, ये पॉलिटिकल कॉज, कि रॉलेट एक्ट, इससे लोग नाराज थे, रॉलेट एक्ट को लेकर के लोग नाराज थे। और तीसरा कि जालियांवाला बाग जो घटना हुई थी, इससे भी लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा था। चौथा लिखेंगे कि मुस्लिम डिससेटिस्फेक्शन, ये आप लोगों को पता होगा, इसलिए डिटेल्स नहीं बता रहे। पिछली क्लास में बताए थे कि खिलाफत के चलते मुस्लिम डिससेटिस्फेक्शन था, मुसलमान नाराज थे। तो ये सभी चीजें चल ही रही थी कि ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आप ऐसे एक पॉइंट वाइज जब मेंस की एग्जाम लिखेंगे तो पहले एक रफ वर्क भी कर सकते हैं। एक पॉइंट वाइज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना लेंगे ताकि आपको जब पैराग्राफ वाइज लिखना हो आंसर तो आपको इसमें फायदा होगा। कि असहयोग आंदोलन जो कांग्रेस ने शुरू किया, ये असहयोग आंदोलन कितना महत्वपूर्ण था, उस तत्कालिक परिस्थितियों में कितना महत्वपूर्ण था और इसका प्रभाव क्या पड़ा। जैसा हमने पहले भी बताया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली स्टार्टेड बाय खिलाफत कमिटी 1920 एंड टू सपोर्ट द नॉन कोऑपरेशन ऑफ खिलाफत, Gandhi ji and Congress also initiated another non-cooperation movement on 1st of February 1922. तो ये खिलाफत कमिटी के नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने एक अपना असहयोग शुरू किया 1922 में। ये ध्यान रखना है, नॉन कॉपरेशन बेसिकली 1920 में शुरू हुआ है। तो उस वक्त, हालांकि आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई थी, बट द कंडीशन वाज तिलक वर्सेस गांधी। जो तिलक के समर्थक थे वो गांधी जी का विरोध कर रहे थे, गांधी जी की राजनीति का विरोध हो रहा था। जो तिलक के समर्थक थे वो विरोध कर रहे थे। तो महात्मा गांधी को सपोर्ट कौन कर रहा था? बाद के काल में होम रूल लीग के कार्यकर्ता ही कर रहे थे, जो यंग जनरेशन था। चूंकि यंग जनरेशन, अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से बीच बीच में आंदोलन समाप्त हो रहे थे, ब्रिटिश सरकार सप्रेस कर रही थी। आफ्टर द स्वदेशी मूवमेंट, व्हेन यू वॉच द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो रेडिकलिज्म स्ट्रांग हो रहा था, उग्रवाद बढ़ रहा था। अब उन सभी लोगों को, जो इंडिविजुअल टेररिज्म था, वो चेंज हुआ गांधी जी के साथ जाकर के, कि उनके आंदोलन में वो सारे लोग जुड़ गए। उनको लगा कि देयर इज अनदर वे टू गेट द सक्सेस, एक दूसरा रास्ता भी है। ये भारतीय राजनीति में परिवर्तन दिख रहा था। तो अब देखिए, उस समय में ना अलग अलग कमेटी थी। तो जब नॉन कोऑपरेशन की बात हो रही थी कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो अलग अलग कमेटी से बातचीत की गई थी।
तो हम यहां पर लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए कि जो ज्वाइंट प्रोविंस था, ज्वाइंट प्रोविंस ने बाइकॉट को सपोर्ट किया। जो संयुक्त प्रांत था उसने बाइकॉट को सपोर्ट किया, लेकिन नॉन कॉपरेशन को इन्होंने। और जो दूसरे प्रोविंस थे जिसमें बंगाल, जो बंगाल प्रोविंस था, बंगाल ने भी नन, देखिए बंगाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहां पर। इसने, बंगाल ने नॉन कॉपरेशन का सपोर्ट किया और बाइकॉट को रिजेक्ट किया। आप इसको समझेंगे, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड बाइकॉट। नॉन कॉपरेशन मीन्स not to support British government in government jobs, government school, college, judicial system, or boycott means boycott the British goods, British services। ये दो चीजें हैं। तो आंदोलन करने के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक सर्वे किया गया। कांग्रेस की जो रीजनल कमेटी थी उसमें एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में पूछा गया कि क्या करना है। मद्रास ने बोला दे कंप्लीटली रिजेक्टेड बोथ द थिंग, दे डोंट वांट टू सपोर्ट बाइकॉट एंड नॉन कॉपरेशन। ये दोनों को सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। तो अब गांधी जी तो थोड़े कमजोर होंगे ना, जाहिर सी चीज है, बट बिहार एंड गुजरात, द प्रोविंशियल कमिटी ऑफ बिहार एंड गुजरात सपोर्टेड बाइकॉट एंड नॉन कॉपरेशन। बिहार और गुजरात ने सपोर्ट किया। तो अब देखिए जो हमने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था, कांग्रेस की सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक बैठक आयोजित हुई। 1920 में कलकत्ता में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें यह तय किया गया कि बाइकॉट और नॉन कॉपरेशन होना चाहिए। बाइकॉट और नॉन कॉपरेशन होना चाहिए, यह तय हुआ सितंबर 1920 इन कलकत्ता। कोई बता सकते हैं कि इसमें कौन अध्यक्ष थे? कांग्रेस का अध्यक्ष, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1920 इन कलकत्ता? दादा भाई नौरोजी नहीं थे? आप बताना चाहें कि कौन थे अध्यक्ष? तो चलिए आगे बढ़ते, आप आंसर खोज करके तब तक बताएं। तो उस समय में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, जितेंद्र लाल बनर्जी, शौकत अली, याकूब हसन अंसारी, ये सारे लोग एकजुट हो गए गांधी जी के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गलत उत्तर है। लाला लाजपत राय, ये सही है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन आता है ना, लाल बाल पाल में से कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? वनली लाला लाजपत राय। एक क्वेश्चन यहां पर और थोड़ा सा अलग हट करके बता दे रहे। क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन वो नहीं बन पाए? तो उसका उत्तर होगा 1918 में। 1918 में
तिलक was accepted as a president of Congress, but he didn't participate. क्यों? क्योंकि 1918 में तिलक लंदन चले गए थे। उनके ऊपर उन्होंने एक मानहानि का मुकदमा किया था। वेलेंटाइन सिरोल ने अपने पुस्तक में लिखा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वॉज तिलक। भारतीय असंतोष का जनक कोई अगर व्यक्ति है तो तिलक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वॉज तिलक। और इसका डिफेमेशन सूट फाइल किया था तिलक ने, और वो केस लड़ने के लिए लंदन चले गए थे। तो 1918 में तिलक को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो लंदन चले गए थे, इसलिए वो अध्यक्ष नहीं बन पाए केस मुकदमा लड़ने के लिए। और बाद में 1920 में लाला लाजपत राय सितंबर में कलकत्ता में अध्यक्ष बने। अब देखिए, गांधी जी का जो बाइकॉट प्रस्ताव था, 1000 वोट से वहां जीत जाते हैं गांधी जी। और इसका मेन कारण था कि जो बिजनेस क्लास थे, व्यापारी और मुस्लिम, ये दोनों लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट किया। अब देखिए, यहां पर समझने की जरूरत है, बिजनेस क्लास इसलिए इस प्रस्ताव को सपोर्ट किए क्योंकि उनके दिमाग में था कि अगर बाइकॉट होगा तो डायरेक्टली दे विल गेट बेनिफिटेड। बाइकॉट होगा तो इसका लाभ उनको मिल जाएगा, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे। और मुस्लिम इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के चलते जो मुसलमान के धर्मगुरु थे, उनका जब अपमान हुआ था ब्रिटेन के द्वारा, तो भारत के मुसलमानों को लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हिंदू के साथ मिलकर के आंदोलन किया जाए तो ये बेहतर होगा। तो गांधी जी जीत गए, लेकिन मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट इसके विरोध में थे। ध्यान दीजिएगा, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक और एनी बेसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली थी और फर्स्ट कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है 1917 में कलकत्ता में, इन्होंने जो होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट लाया था, गांधी जी होम रूल लीग में हालांकि शामिल नहीं हुए, इनको बोला गया था। और बाद में एनी बेसेंट और तिलक दोनों के कार्यकर्ता गांधी जी के साथ जा रहे थे, तो एनी बेसेंट भी इसका पूरा अपोज कर रही थी। और इनका यह भी मानना था कि इससे जो कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है इंडिया में, उस पर असर पड़ जाएगा, ब्रिटिश सरकार नाराज हो जाएगी। तो ये दो ऐसे कारण थे कि जो गर्मवादी लोग थे वो अपोज कर रहे थे। वहीं दिसंबर 1920, आप जानते ही होंगे, आप लोग, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी, तो उसका फेज अभी भी चल रहा है, अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो दिसंबर 1920 में जो, जिसमें विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे, विजय राघवाचार्य 1920 इन नागपुर, ये याद रखिएगा। 2 सेशन आया है, और चूंकि कांग्रेस में काफी विवाद चल रहा था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ईयर कांग्रेस एक्सप्लेन द वर्ड स्वराज ट्वाइस इन अ ईयर। एक साल में 2 बार स्वराज शब्द की व्याख्या कांग्रेस ने कब किया था? तो 1920 में किया था, एक साल में 2 बार। इसमें भी स्वराज पर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जो हमने प्रीवियसली आपसे डिस्कस भी किया, थोड़ा सा पीटी के जैसा भी बता दे रहे बीच में। स्वराज वर्ड फर्स्ट टाइम मेंशन कहां है? इट वाज इन द बुक सत्यार्थ प्रकाश ऑफ दयानंद सरस्वती। फर्स्ट टाइम द वर्ड स्वराज मेंशन इन द बुक सत्यार्थ प्रकाश। स्वराज वर्ड को राजनीति में किसने लाया? तिलक। द पर्सन who used Swaraj in the politics was Tilak. Second question. थर्ड आता है, who popularized
द वर्ड स्वराज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? किसने सबसे ज्यादा इस शब्द को पॉपुलर कर दिया? तो आंसर होगा गांधी जी। गांधी जी पॉपुलराइज द वर्ड स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन द वर्ड स्वराज फर्स्ट यूज इन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म? किस वर्ष कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले इस शब्द को लाया गया? इन 1905 इन बनारस, 1905 in Banaras, and when the president of Congress was Gopal Krishna Gokhale, 1905 in Banaras, and when the president of Congress was Gopal Krishna Gokhale. अब अगर आता है कि when did the word Swaraj explained first in Congress platform? Explain. Then the answer is 1906 Calcutta and the president was दादा भाई नौरोजी। ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए था। बेसिकली हम लोग मेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में टॉपिक हमने आपको बता दिया। और अगर एक साल में 2 बार स्वराज की बात होगी तो 1920 इन कलकत्ता एज वेल एज इन नागपुर, दोनों में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो नागपुर में क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस द स्वराज एंड नॉन कॉपरेशन एंड बाइकॉट प्रोपोजल? देन द आंसर इज चितरंजन दास। तो नागपुर में चितरंजन दास ने इसका इंट्रोड्यूस किया। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चितरंजन दास, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये सारी चीजें कांग्रेस का लक्ष्य है। ये प्रपोजल लाया। तो प्रपोजल क्या था? व्हाट वाज द प्रपोजल? जो परिषद है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है, उससे सभी भारत के जो लोग जीत करके आए दे विल हैव टू रिजाइन। लेकिन नॉन कॉपरेशन शुरू करने के लिए प्रस्ताव लाया गया 1920 में, और इसका लक्ष्य रखा गया कि परिषद से इस्तीफा दीजिए, वकालत का त्याग कीजिए, रिजाइन फ्रॉम द जुडिशरी, लॉयर अपने पद से इस्तीफा दे, एजुकेशन नेशनलाइज्ड हो, एजुकेशन शुड बी नेशनलाइज्ड। तो यहां पर जो मेन प्रस्ताव था कांग्रेस का, उसमें एजुकेशन को राष्ट्रीय करने पर बल दिया गया, काउंसिल से रिजाइन करने पे बल दिया गया कि काउंसिल से सारे लोग रिजाइन करेंगे, और जो जुडिशियल सिस्टम था इससे भी रिजाइन करने के लिए बल दिया गया। ये 1900 रीमा रानी लिखती है कि वाई एवरीवन हैज टू रिजाइन टू नॉन कॉपरेशन एज द मूवमेंट was non-cooperation, not to support ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर ब्रिटिश सरकार के संस्था से रिजाइन करेंगे तो उनकी काम क्या होंगे? उसका काम इफेक्ट होगा। और ये भी एक गांधीवादी तरीका था ना, कि सरकार अब हम रिजाइन कर दे रहे नौकरी से, तो हमें मार तो नहीं सकते आप, लेकिन अगर हम वायलेंस करेंगे तो हमको आप मारिएगा। तो ये प्रपोजल लाया गया कि ब्रिटिश सरकार को कैसे करके डैमेज किया जाए। तो सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देंगे और इकोनॉमिकली बाइकॉट करेंगे, आर्थिक रूप से। विदेशी कपड़ों का जो स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करेंगे,
तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये भी लक्ष्य था कि लेबर यूनिटी बढ़ेगी, भारत में स्वदेशी अपनाएंगे। तो लक्ष्य रखा गया कि मजदूरों को एक साथ लाइए, शिक्षा को नेशनलाइज कीजिए और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाइए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाना है। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा जिक्र किया था आपके साथ में, कि लक्ष्य ये रखा गया कि एक कंस्ट्रक्टिव वर्क हो और एक डैमेज वर्क हो। मतलब हाउ टू डैमेज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्टिव प्लस डैमेज। और कंस्ट्रक्टिव में जनवरी से मार्च 1921 तक बाइकॉट ऑफ स्टूडेंट एंड लॉयर, ये दो चीज को अपनाया गया स्टेप बाय स्टेप। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जब नन कॉपरेशन शुरू किया जा रहा था, तो वो एक साथ ना शुरू करके पहला स्टेप रखा गया कि जनवरी से लेकर के मार्च 1921 तक, जनवरी से मार्च 1921 तक, इसमें स्टूडेंट प्लस लॉयर, स्टूडेंट प्लस लॉयर को रिजाइन करना चाहिए। बाइकआउट करने का मतलब नॉन कोऑपरेशन कीजिए, ब्रिटिश सरकार को असहयोग करिए। तो पहला ये किया गया। अप्रैल से लेकर के अगस्त 1921 तक तिलक स्वराज फंड, अप्रैल से अगस्त 1921 तिलक स्वराज फंड बनाया गया, जिसमें जितना ज्यादा पैसा आ सके कलेक्शन ऑफ फंड, क्योंकि मूवमेंट में तो पैसा चाहिए होगा। तो पहला स्टेप, स्टूडेंट और लॉयर वकील आप बहिष्कार कीजिए। दूसरा स्टेप, फंड इकट्ठा करना। और जुलाई 1921 में कपड़ा का बहिष्कार शुरू हुआ। क्लोथ बाइकआउट, विदेशी कपड़ा को छोड़ना है, विदेशी कपड़ा को छोड़ना है और स्वदेशी को अपनाना है। अगर अभी तक भी ब्रिटिश सरकार अपना विचार नहीं बदलती है, तो फिर फोर्थ स्टेप आ जाता है कि चौथा स्टेप है कि इफ प्रिंस ऑफ वेल्स केम टू इंडिया वी हैव टू बाइकॉट। तो चौथा स्टेप में प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार शुरू हुआ। खादी को स्ट्रांग किया गया कि खादी जो है ये स्ट्रांगली काम करना शुरू कर दे, खादी। तो ये ब्रिटिश सरकार जो है, ये ब्रिटिश सरकार की जो रणनीति थी, इस रणनीति में फोर्थ स्टेप के अंतिम भाग में जो लास्ट फेज हुआ, तो नन कॉपरेशन का लास्ट फेज को आप समझेंगे। लास्ट फेज में रेडिकलिज्म स्ट्रांग हो गया। लास्ट फेज में
रेडिकलिज्म स्ट्रांग हो गया, जो इंडिविजुअल रेडिकलिज्म बोलेंगे, ये बढ़ने लगा। तो राइजिंग ऑफ रेडिकलिज्म इन लास्ट फेज, और गांधी जी ने टैक्स नहीं देने के लिए लोगों को समझाया। देखिए लास्ट फेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपको लगान नहीं देना है, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में आप लगान मत दीजिए, प्रेस की आजादी दीजिए, प्रेस के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया गया था। और कांग्रेस के अंदर जो क्लास स्ट्रगल था, क्लास स्ट्रगल विद इन द कांग्रेस, उसको कम करना है। अलग अलग वर्ग में कांग्रेस बटी हुई थी, उसको कम करना है। और जाहिर सी थी चीज थी कि इसी बीच में प्रॉब्लम ऑफ चौरी चौरा आ गया। 1 फरवरी को जब गांधी जी अपना असहयोग शुरू करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 फरवरी 1922 को शुरू करते हैं, तो चौरी चौरा इवेंट जो था ये 5 फरवरी को हो जाता है। गोरखपुर में चौरी चौरा स्टेशन में पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए यहां पर डेट इंपोर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। 1 फरवरी, 5 और 12 फरवरी को गांधी जी विड्रॉल कर लेते हैं कि हम आज से मूवमेंट छोड़ रहे हैं। 1 को शुरू कर रहे हैं, 5 को घटना घटती है और 12 फरवरी को गांधी जी विड्रॉल कर लेते हैं और 10 मार्च को गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। ये पीरियड एक ट्रांजिशनल जोन है इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन पतन की ओर था। गांधी जी शुरू में ये बोलते थे, आई विल गिव स्वराज विद इन 1 ईयर, और बाद में गांधी जी ने बोला कि इट वॉज माई मिस्टेक टू थिंक टू गिव स्वराज विद इन 1 ईयर। मैं 1 साल में स्वराज दूंगा, लेकिन ये मेरी गलती है सोचना कि मैं 1 साल में दूंगा। क्योंकि गांधी जी शुरुआती समय से एक डिसिप्लिन बेस्ड आंदोलन चाहते थे। मूवमेंट हो लेकिन शिष्टाचार के साथ हो, डिसिप्लिन के साथ हो, किसी के अगेंस्ट में हम आंदोलन दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हम अपनी हक की बात कर रहे हैं। चौरी चौरा इवेंट को फिर से बता दें, गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया असहयोग का, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा गांव में जो आंदोलन करने वाले लोग थे, उन्होंने पुलिस के थाने को घेर करके आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए। गांधी जी को लगा कि ये उनके आंदोलन का ठीक अपोजिट में काम हो रहा है। इसलिए महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को अनाउंस कर दिया विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन का, कि आंदोलन को वापस ले रहे हैं। अब देखिए, ये 1920 में खिलाफत कमेटी का शुरू किया गया आंदोलन, जो 1 अगस्त 1920 से खिलाफत कमेटी ने शुरू किया था, इसको और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कांग्रेस ने अपना एक नॉन कॉपरेशन शुरू किया 1922 में, 1922 में शुरू किया। और ये नॉन कॉपरेशन को जो 1922 में शुरू हुआ था, इसको ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में यूज करना था, लेकिन वायलेंस हो जाने के चलते महात्मा गांधी ने इसको विड्रॉल कर लिया। वायलेंस के चलते इसको विड्रॉल कर लिया। क्लियर है ना यहां तक? अब इसके प्रभाव को समझना है।
कि नॉन कॉपरेशन का फेलियर होना, सफलता होना, इससे क्या फायदा हुआ, एरिया वाइज कहां कहां पर मूवमेंट किस रूप में हुआ है, क्षेत्रीय रूप से कहां कहां पर क्या हुआ है, इसको भी समझाएंगे। तो इसके उस समय आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो ये आंदोलन को अगर प्रभाव देखिए तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यहां पर ये आंदोलन सीमित हो गया। तीन मेजर सेंटर, जो तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारत के, यहां ये पहला तो आंदोलन लिमिटेड हो गया। जो सोचा गया था वैसा आंदोलन नहीं हो पाया, सोचा गया था वैसा नहीं हुआ, तो ये कमजोर हुआ आंदोलन, पहला चीज। दूसरा कि इसका नेतृत्व मिडिल क्लास के हाथ में आया, पहला ऐसा आंदोलन बना। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आप लोगों को जो एडवांस नोट्स भेजा जाएगा उसमें सारे पॉइंट्स रहेंगे, अभी बेसिक वाला भेजा गया है। मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास था वो इसको, क्योंकि गांव गांव में आंदोलन चल रहा था, तो मिडिल क्लास इस आंदोलन का नेतृत्व करता हुआ, मतलब दे लीड द मूवमेंट, मिडिल क्लास इसको लीड करना शुरू किया इस आंदोलन को। और महिलाएं और स्टूडेंट, ये दो लोग इसमें सबसे, एक क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा महिला किस आंदोलन में भारतीय राजनीति में जुड़ी है असहयोग में? ये वीमेन प्लस स्टूडेंट, ये दो लोगों ने इस आंदोलन को लीड किया है। महिलाएं और जो स्टूडेंट थे स्कूल कॉलेज के, ये दो लोगों ने इसको लीड किया है। महिलाएं सामाजिक जिंदगी में आई और वे लोग शराब और कपड़ा दुकान के सामने धरना देना शुरू कर दी। जो वाइन शॉप था और जो विदेशी कपड़ा था उसके सामने में धरना देना शुरू कर दी। तो महिलाएं पहली बार एक सामाजिक जिंदगी में, भारतीय राजनीति में वहां पर उतरी और गांधी जी का समर्थन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में किसान और श्रमिक दोनों एक साथ आए, ये भी इस आंदोलन की खासियत रही कि फार्मर एंड वर्कर्स, ये दोनों ज्वाइंट होकर के आंदोलन किए और जनता को अपना सेंटिमेंट्स व्यक्त करने का मौका मिल गया। पब्लिक गॉट टू रिफ्लेक्ट देयर सेंटिमेंट्स कि वे गांधी जी का कितना सम्मान करते हैं और उनकी जो दिक्कत है उसे वो बताना चाहते हैं। यंग क्लास, जो भी यंग लोग थे, ये आंदोलन में आ गए। क्यों आ गए? जो पहले भी हमने बताया, क्योंकि ये एक ऐसा समय था कि भारतीय राजनीति आतंकवाद से असहयोग की ओर, नॉन कॉपरेशन की ओर शिफ्ट हो रही थी। ये जो टेररिज्म है उससे शिफ्टिंग हुआ है, असहयोग से नॉन कॉपरेशन की ओर शिफ्ट हुआ है ना। मतलब पहले आप देखिए स्वदेशी मूवमेंट में क्या हो रहा था, आप देख लीजिए नाम, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, अरविंद घोष, मदन लाल ढींगरा, पुलीन दास, सावरकर ब्रदर्स, ढेर सारे नाम आएंगे
जहां पर स्वदेशी के फेलियर होने के बाद लोग इंडिविजुअल टेररिज्म की ओर चले गए, इंडिविजुअल रेडिकलिज्म की ओर चले गए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आतंकवाद का सहारा लेने से संगठन नहीं बन पाया, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया। और गांधी जी इसको समझते थे कि अकेले अकेले लड़ाई करने से फ्रीडम मिलना संभव हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए भगत सिंह का कोई संगठन नहीं बन पाया था, बाद में चंद्रशेखर आजाद का नहीं बन पाया। तो बिना संगठन का आंदोलन करना मुश्किल था। आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस तो गांधी जी का विरोध कर रहे थे शुरू में, 1939 में भी देख लीजिए। लेकिन 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी ने जो रणनीति बनाई है ये एकदम स्ट्रांग है। और यही कारण था कि महात्मा गांधी जब पॉपुलर होने लगे और गांव के क्षेत्र में उन्होंने दो चीज किया, एक और बाइकआउट करवाया और दूसरी ओर स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दिलवाया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। तो महात्मा गांधी ने जिस वेपन का सहारा लिया था, ब्रिटिश सरकार उसको नहीं समझ पाए और धीरे धीरे गांव गांव के लोग गांधी जी के साथ आकर के खड़े हो गए। इसी समय पर जो नेशनल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, तो आप लिख लीजिएगा काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU, ये इसी समय में बना। गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये ऐसे 3 महत्वपूर्ण संगठन बने जहां पर स्टूडेंट्स भारत के लोगों के द्वारा बनाए गए यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इससे लोगों को लगा कि बहुत अच्छा है। और स्थानीय परिस्थितियां, जो लोकल सिचुएशन था, ये लोकल सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस आंदोलन को आगे ले जाने में। लेकिन एरिया वाइज थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्षेत्र के अनुसार आंदोलन का क्या हुआ। सबसे पहले आप लिखिए बंगाल। बंगाल में जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे, ये न्यूट्रल रह गए आंदोलन में। ये ना तो ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थे ना विपक्ष में थे। तो जो इंटेलेक्चुअल थे वो न्यूट्रल थे, इंटेलेक्चुअल न्यूट्रल रह गए। तो पहला हो गया कि जो बुद्धिमान लोग माने जाते थे वो चुप रह गए, आंदोलन में चुप रह गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी का विरोध किया। अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर अपोज द गांधी। उन्होंने उनकी संकीर्ण मानसिकता का, कि नैरो थिंकिंग है, और चरखा का भी विरोध किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय में, क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी की इस सोच से भारत को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कंस्ट्रक्टिव वर्क को छोड़ देगी। हालांकि आप जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में महात्मा गांधी के काम की सराहना करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। गांधी जी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, जो आप सुनते हैं आजकल गुरुदेव। अच्छा, हिंदी में भी लिखे, रंजीत पांडे बोल रहे हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें लगता है। इसको देख करके ही आप लोग लिख रहे हैं क्या? वोट को देख करके लिख रहे हैं। हम तो हिंदी में बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं। बाद में भी वीडियो सुनेंगे। और हिंदी में ठीक है, अभी अंग्रेजी में लिख देते हैं तो ठीक रहता है, आप लोग के लिए भी इजी होगा, है ना। बिहार, थोड़ा सा और बता दें, बंगाल में कि एक वहां पर
एक जब आंदोलन एकता समिति बनाई गई, मिदनापुर एकता समिति, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी करने के लिए, और उत्तरी बंगाल में टैक्स नहीं देने के लिए कैंपेन चला, नॉर्थ बंगाल में टैक्स नहीं देने के लिए कैंपेन चला कि टैक्स जमा नहीं करना, नॉर्थ बंगाल में। और बिहार में आएंगे तो बिहार में नॉन कॉपरेशन के साथ दो मूवमेंट शुरू हुआ। एक तो हुआ कि जो खाली वाला जमीन था, जो भी वैकेंट लैंड था, इस पर शुरू हुआ कि खाली जमीन पर आंदोलन शुरू हुआ कि वहां पशु चराने का अधिकार मिले, मतलब पैस्टोरल राइट। जो खाली जमीन थी ना ब्रिटिश सरकार के समय की, तो उसके लिए एक आंदोलन हुआ कि खाली जमीन के लिए हो। और दूसरा कि बिहार में जातिवादी तो आज भी आप देखते ही होंगे, तो नीची जाति के लोगों को जनेऊ पहनने का अधिकार दिया जाए, जनेऊ जो धारण होता है। तो ये दो आंदोलन नॉन कॉपरेशन के साथ बिहार में हुआ। एक तो खाली जमीन पर पशु चराने का अधिकार मिल जाए, और दूसरा नीची जाति के लोगों को, जिसको नीची जाति उस समय में बोला जाता था, जनेऊ पहनने का अधिकार मिले। ये सेकेंड डिमांड था बिहार के जो आंदोलनकारी थे उनका। और अगर आप यूपी में देखें तो यहां पर बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन कर दिया, तो हर जगह पर आंदोलन हो रहा था। संयुक्त प्रांत में नो टैक्स कैंपेन शुरू हो गया कि टैक्स नहीं देना है, टैक्स किसी को जमा ही नहीं करना है, और जबरदस्ती ब्रिटिश सरकार काम कराएगी तो हम इसका अपोज करेंगे, जबरदस्ती काम नहीं करेंगे। ये भी एक आंदोलन शुरू हुआ। पंजाब में अकाली लोग थे, उन्होंने गुरुद्वारा में सभी लोगों के प्रवेश, गुरुद्वारा में सुधार को लेकर आंदोलन किया कि गुरुद्वारा में नियंत्रण अकालियों का होना चाहिए। तो एक आंदोलन पंजाब में भी हो गया। तो देखिए आंदोलन कहां कहां हो रहा है, बिहार, यूपी, पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत, जॉइंट प्रोविंस। महाराष्ट्र में आंदोलन कमजोर हुआ, थोड़ा कमजोर रहा। क्यों कमजोर हुआ, कोई बताइए कारण। महाराष्ट्र में आंदोलन कमजोर होने का कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? महाराष्ट्र में यह आंदोलन कमजोर क्यों हो गया? असम में आंदोलन को सपोर्ट मिला, वहां पर चाय बागान के मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया, तो वहां सपोर्ट मिला। कोई बता पाएंगे? कि महाराष्ट्र में क्यों साम्राज्यवादी? और कोई बताइए, कोशिश कीजिए बताने का कि महाराष्ट्र में आंदोलन जो था वो क्यों इतना कमजोर हो गया। क्योंकि ये वो तिलक का क्षेत्र था ना, बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र था। तो तिलक, हाँ ठीक ही लिखिए, तो तिलक के जो समर्थक थे वो गांधी जी के विरोधी थे। तो तिलक के समर्थक गांधी जी के विरोधी थे, तो वो नहीं करना चाह रहे थे आंदोलन को, और वहां ये हल्ला हो गया कि यह सिर्फ ब्राह्मणों का आंदोलन है, इसलिए आंदोलन नहीं चल पाया। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में बिजौलिया आंदोलन हुआ जनजातियों के द्वारा मेवाड़ में। ये क्वेश्चन आते रहता है
और राजस्थान में नील आंदोलन भी हुआ मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। मोतीलाल तेजावत। आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ, फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट में आंदोलन हुआ कि पशु को जंगल भेजेंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे। पहले पशु को जंगल भेजने पर टैक्स देना पड़ता था, तो वहां पर आंदोलन शुरू हो गया कि पशु को जंगल भेजेंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे। कर्नाटक में भी आंदोलन कमजोर हुआ। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस समय में कर्नाटक में 682 लोगों को टाइटल मिला था, अलग अलग उपाधि मिली थी, जिसमें से सिर्फ 6 ने ही रिटर्न किया। उपाधि भी तो रिटर्न करना था ना, ये भी एक पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन था। तो कर्नाटक में थोड़ा आप समझेंगे कि कमजोर रहा आंदोलन। और उड़ीसा में वनिका राज्य ने नो टैक्स कैंपेन चला दिया। उड़ीसा में भी आंदोलन टैक्स के अगेंस्ट में शुरू हुआ। गुजरात में ये सक्सेस हुआ, बारडोली क्षेत्र में खास करके। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? पहला लिखिएगा, जाति बंधन टूटा, कास्टिज्म समाप्त हो गया। इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन क्या हुआ कि जाति बंधन टूट गया और जो सांप्रदायिकता था, कम्युनलिज्म, वो कम हो गया। सांप्रदायिकता कम हो गया, छुआछूत समाप्त हुआ, अनटचेबिलिटी समाप्त हुई। भारतीय कपड़ा का डिमांड बढ़ा, स्वदेशी क्लॉथ का मार्केट बड़ा हो गया, चरखा गांव गांव तक पहुंच गया, रूरल एरिया में भी लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। तो माइग्रेशन रुका, क्योंकि गांव में जब नौकरी मिलना शुरू हो गई लोगों को, तो अर्बन एरिया की ओर आने का सिलसिला जो था वो रुक गया। स्वयं सेवक जो आरएसएस आप देखते हैं उस काल में स्ट्रांग हुआ। देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचने वाले लोग, हम देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, स्वार्थी बनकर के नहीं करना है हमको। तो जो स्वयं सेवक थे वो मजबूत हुए, रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्ट्रांग हुआ, जो पुनर्निर्माण कार्यक्रम था वो मजबूत हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, आम जनता की पार्टिसिपेशन हुई। ये सब होने के बाद भी आंदोलन क्यों फ्लॉप कर गया, इसका पतन कैसे हुआ? तो आप तो पहला जानते हैं कि वायलेंस शुरू हो गया। महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट में थे। दूसरा कि खिलाफत और कांग्रेस दोनों स्वयं सेवक को इलीगल घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने बोला इलीगल है, गैर कानूनी है। तो जाहिर सी चीज थी कि इसके बाद सारे लोगों को अरेस्टिंग शुरू हो गई। गांधी जी को 10 मार्च को पालवल पंजाब में गिरफ्तार किया गया और उनको यरवड़ा जेल भेज दिया गया। पूना में यरवड़ा जेल भेज दिया गया। तो 1920 से 22 के बीच सारे नेता ऑलमोस्ट अरेस्ट हो गए। अब देखिए 1921 में कांग्रेस के, ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, द कांग्रेस प्रेसिडेंट वाज चितरंजन दास बट ही वाज इन जेल, so who acted as a president of Congress? Chittaranjan Das was in jail in 1921. Then who acted as a president of Congress? Hakim Ajmal Khan. Hakim Ajmal Khan वो कांग्रेस के ये बने। और इसी बीच में चितरंजन दास जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने स्वराज, तो कांग्रेस का नॉन कॉपरेशन फ्लॉप होने के कारण यह भी है कि दे नाउ थॉट अबाउट स्वराज। अब उनकी विचारधारा स्वराज के लिए तैयार हो गई कि स्वराज पार्टी बनाएंगे,
काउंसिल के चुनाव में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार को डिफीट करेंगे टू गेट मैक्सिमम सीट, असेंबली में जाएंगे और वहां पर जाकर के उनको डिफीट करेंगे। ये प्रपोजल 1922 में लाया गया और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बना करके एक नया विंग शुरुआत किया। वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट विंग तैयार हो रहा था भारत में। हिंदू महासभा अलग अपनी लाइन पकड़ा था। तो अलग अलग गुट में बट जाने के चलते आंदोलन कमजोर हुआ। गांधी जी बीच में अचानक वापस ले लिए तो लोग फिर से रेडिकलिज्म में आ गए। जैसे स्वदेशी के साथ हुआ वही काम यहां भी हुआ। शुरुआत में लोगों ने सपोर्ट किया गांधी जी को, लेकिन गांधी जी जब विड्रॉल कर लिए तो ज्यादा लोग फिर से क्या हुआ, रेडिकलिज्म, इंडिविजुअल रेडिकलिज्म की ओर चले गए। तो इसके चलते भी आंदोलन फ्लॉप हो गया। तो यहां तक क्लियर है आज की क्लास का? कुछ पूछना है? क्लियर हुआ तो बताइए। तो ठीक है, फिर आज इतना ही बताते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।